दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शॉर्ट हैंड की तैयारी के साथ साथ आपका उस रिलेटिव लैंग्वेज पर अच्छी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो आपकी हिंदी व्याकरण की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। जब आपका उस रिलेटिव लैंग्वेज पर भी शॉर्ट हैंड के साथ साथ अच्छा खासा कमांड होता है तो आपकी स्टेनो में एक अलग ही बेहतरी देखने में आपको मिलती है। आज की इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स को आपके सामने रखने की कोशिश की है जिनमें आप बार बार गलतियां कर रहे होते हैं, और क्योंकि आप इन सभी चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं इसलिए वो गलतियां आप बार बार दोहरा रहे होते हैं। हिंदी शॉर्ट हैंड वालों के लिए ये वीडियो स्पेशली रहेगा, न केवल हिंदी शॉर्ट हैंड वालों के लिए बल्कि जो भी अपनी हिंदी की अशुद्धियों को ठीक करना चाहते हैं, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को हिंदी में जो है सही करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश जेटली, आप देख रहे हैं दिनाक्षी शॉर्ट हैंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि व्याकरण जो है वो कहीं ना कहीं हमारे उच्चारण से जुड़ी हुई होती है। जिस व्यक्ति का हिंदी में उच्चारण शब्दों का ज़्यादा बेहतर होता है उसकी व्याकरण आपको बेहतर देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है वो इस वीडियो में मैं साबित करके आपको दिखा दूंगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ समझ भी आ जाएगी। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है हैं और हैं का अंतर। एक है जिसके ऊपर अनुस्वार या बिंदु नहीं आता है और दूसरा है जिसके ऊपर बिंदु आता है। इसमें आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है कि किसके साथ है आएगा और किसके साथ है आएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि है किसके साथ आता है। दोस्तों, है का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर संज्ञा या सर्वनाम एक वचन हो। संज्ञा या सर्वनाम जब एक वचन होगी तो उसके साथ वर्ब के रूप में हम जो है का प्रयोग करेंगे, उसके साथ हमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि बिंदु नहीं लगानी है। शॉर्ट में कहूं कि अगर जिसके बारे में बात हो रही है वाक्य में, अगर वो एक वचन है तो उसके साथ है पर बिंदी नहीं आएगी, अगर वो बहुवचन है तो उसके साथ बिंदु आएगी। एक उदाहरण के रूप में इसको हम समझते हैं। पहला उदाहरण है राम खाना खा रहा है। यहां पर राम एक वचन है, एक व्यक्ति है, इसीलिए इसमें है के ऊपर बिंदु आपको नहीं लगानी है। और अगर मैं कहूं कि राम और श्याम खाना खा रहे हैं, तब आपको है के साथ बिंदु लगानी पड़ेगी। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, इसमें आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर एक वचन है, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो है के साथ बिंदी नहीं आएगी। अगर बहुवचन के बारे में बात हो रही है, ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो उसके साथ आपको बिंदु लगानी पड़ेगी। इस रूल में एक छोटा सा अपवाद भी काम करता है दोस्तों। अगर हम एक वचन के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन सम्मानजनक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो सम्मान भाव के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे आप एक ऐसा शब्द है जो हम सम्मान के लिए यूज करते हैं, या किसी व्यक्ति के नाम के आगे जब हम जी लगा देते हैं, उसके पद के नाम के आगे हम जी लगा देते हैं, तो भी ये सम्मान भाव प्रकट करता है। तो सम्मान भाव जब भी हम किसी एक वचन व्यक्ति के साथ भी प्रकट करेंगे तब भी हमें है पर बिंदु लगानी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि है के साथ अनुस्वार कब आएगा और है के साथ अनुस्वार कब नहीं आएगा, किस केस में आता है, ये आपको इस पॉइंट में क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगले जो हमारे शब्द है वो है थी, थी, हो और हो। एक थी जिसके ऊपर अनुस्वार नहीं है और दूसरी के ऊपर है। इसी तरह हो जिसके ऊपर अनुस्वार नहीं है और एक हो के ऊपर अनुस्वार है। ये भी लगभग पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। हम जानते हैं कि थी का प्रयोग आपको जो है फीमेल के लिए ही करना होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर मैं कहूं कि सीता खाना खा रही थी, तो सीता एक वचन है तो उसमें हमें थी के ऊपर कोई भी बिंदी या अनुस्वार नहीं लगाना है। और अगर मैं कहूं कि सीता और शीला, जो कि अब बहुवचन हो गए हैं, दो अलग अलग पर्सन हो गए हैं, सीता और शीला खाना खा रही थीं, यहां पर हमें थी के ऊपर अनुस्वार लगाना पड़ेगा। तो यही हार्ड एंड फास्ट हमारा रूल है कि जब हमारा जो संज्ञा या सर्वनाम है जिसके बारे में बात हो रही है, अगर वो एक वचन होता है तो उसके ऊपर आपको बिंदी नहीं लगानी है, अगर वो बहुवचन है तो उसके ऊपर आपको बिंदी लगानी पड़ेगी। सेम यही रूल हमारा हो और हो के लिए यूज होगा। अगर मैं कहूं कि तुम कहां जा रहे हो, तो तुम क्योंकि एक वचन है और इसके साथ जो है एक पर्सन है तो उसके साथ हमें अनुस्वार नहीं लगाना है। और अगर मैं कहूं कि चाहे वे कहीं भी जा रहे हों, अब वे का मैंने प्रयोग किया है। वे का मतलब या तो वो एक से ज्यादा है या मैं किसी एक व्यक्ति के लिए सम्मानजनक तौर पर वे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। ऐसे केस में हमें उसके ऊपर अनुस्वार लगाना पड़ेगा।
तो अब तक हमने ये देखा कि है, हैं, थी, हो और हों, इन सब का क्या अलग अलग यूज होता है, और ये आपके हिंदी मैटर के ट्रांसक्रिप्शन करते समय बार बार यूज होते हैं, जिसमें बहुत सारे छात्र जो है गड़बड़ी करते हैं। तो चलिए अब अगले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये जो पॉइंट है इसमें मैक्सिमम छात्र हमेशा गलती करते हैं, और वो है की और की मिस्टेक। अब इस पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगा कि कहां पर आपको की यूज करना है और कहां पर आपको कै पे बड़ी ई की मात्रा वाला की यूज करना है। दोस्तों जो कै पर छोटी ई की मात्रा वाला की होता है वो हमारा किसी स्टेटमेंट को दर्शाने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैं चाहता हूं कि मैं सहारनपुर जाऊं, या मैं चाहता हूं कि मैं दिल्ली जाऊं। अब यहां पर जो मैंने की यूज किया है वो मैं छोटे मात्रा वाला मैंने यूज किया है, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि, अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बात को रिलेट करने के लिए जब हम किसी की का यूज करते हैं तो वहां पर हम छोटी ई की मात्रा का यूज करते हैं। मैं ऐसा चाहता हूं कि, वह कहता है कि, प्रधानमंत्री ने कहा कि, अपनी स्टेटमेंट को बताने के बारे में जब कोई चीज यूज होती है तब वो कै पर छोटी ई की मात्रा हमारी यूज होती है। इसके विपरीत जब कै पर बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है तो वो दो चीजों का रिलेशन बताने के लिए लगाई जाती है। जैसे चुनाव की घोषणा कर दी गई है, घोषणा का संबंध चुनाव से है, चुनाव की घोषणा, राम की कॉपी, सोहन की शॉर्ट हैंड नोटबुक। इस तरह जब हम रिलेशन बताने के लिए यूज करते हैं तो वहां पर कै की बड़ी की मात्रा यूज होती है। मैं समझता हूं कि ये पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इस पॉइंट में भी बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की कॉपी चेक करता हूं तो देखता हूं कि इन पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा बच्चे गलती कर रहे होते हैं। ये पॉइंट है और। देखिए अगर हम ओ पे जो दो डबल मात्रा में लगाऊं उसको मैं और बोलूं, अगर मैं उसका उच्चारण सही रखूं तो मैं इसमें मिस्टेक कभी करूंगा ही नहीं। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जितना अच्छा आपका उच्चारण होगा आपकी व्याकरण भी उतनी बेहतर होती चली जाएगी। दोस्तों इन दोनों में फर्क समझिए। एक और जिस पे एक सिंगल मात्रा आती है वो हमारा डायरेक्शन या दिशा के लिए यूज होता है। आप सबने रीजनिंग जरूर करी होगी। रीजनिंग में एक चैप्टर होता है दिशा निर्देश, डायरेक्शन वाला। उसमें हम बोलते हैं कि वह पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, तो वहां पर हम और पर एक मात्रा लगाते हैं। और का मतलब केवल और केवल डायरेक्शन की तरफ होता है, या किसी चीज की तरफ जाना, वहां पर हम और का यूज करते हैं। जैसे वह पूरब की ओर चला, वह इस ओर चला, वहां पर और का यूज किया जाता है। इसके विपरीत अगर हम दो मात्राओं वाला और देखें, वो हमारा संयोजक का काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है। दो संज्ञा को या दो प्रोनाउन को, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को जब हम जोड़ते हैं किसी एक कंजंक्शन के माध्यम से तो उसमें और यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम और श्याम खाना खा रहे हैं, यहां पर जो और यूज होगा वो दो मात्रा वाला और यूज होगा। और अगर मैं कहूं राम और श्याम स्कूल की ओर जा रहे हैं, तो यहां पर जो स्कूल की ओर होगा वो डायरेक्शन के लिए यूज हुआ है, तो वहां पर एक मात्रा वाला होगा। और शुरुआत में जो दोनों को जोड़ने का काम करा है वहां पर दो मात्रा वाला और यूज होगा। तो आपको कहीं भी कोई चीज रटने की जरूरत नहीं होती है, लॉजिक के साथ चीज को समझना चाहिए। और हमारा एक कंजंक्शन होता है, संयोजक होता है, और जो और होता है वो हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट को समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो पॉइंट है इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, और ये पॉइंट जो है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ हमारी कहाँ पर यूज़ होगी। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ड, ढ, अड़ और अढ़। पहले तो इनका उच्चारण सही से समझिए। जिनके नीचे बिंदी नहीं आती है दोनों के नीचे, उनको ड और ढ बोला जाता है, और जिनके नीचे बिंदी आएगी उनको अड़ और अढ़ बोला जाता है। इनके उच्चारण में पहले वाले में र का साउंड आता है, इसीलिए र को काट के बनाए जाते हैं ऋषि प्रणाली में, और दूसरे वाले में ह का साउंड आता है, इसीलिए वो ह को काट के बनाए जाते हैं। दोस्तों दोनों को समझना बहुत एक इजी है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। जो ड और ढ होता है इनसे कोई भी शब्द शुरू हो सकता है, और जो दूसरे वाले हैं अड़ और अढ़ हैं इनसे कभी भी कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक हमारा शब्द है पहाड़, तो पहाड़ को जब हम बोलेंगे तो उसमें ड के नीचे बिंदी आएगी और उससे आप शब्द को शुरू नहीं कर सकते, वो अंत में ही आएगा। दूसरा हम शब्द देखते हैं बढ़ोतरी, बढ़ोतरी भी में भी अड़ आपका बीच में आ रहा है। जबकि जो शुरू होने वाले वर्ड हैं, अगर मैं ड और ढ की बात करूं तो ड से आप देख सकते हैं डिम्पल यादव कह सकते हैं आप, ठीक है, या डमरू कह सकते हैं, इनके नीचे बिंदी नहीं आती है।
और अगर मैं ढ की बात करूं तो उसमें आप ढलान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब चलिए अपना लास्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इन दोनों में भी मैंने देखा है कि छात्रों को काफ़ी कंफ्यूजन होती है। पहले वाला है मैं, और दोनों पे हमेशा बिंदी आएगी, इसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों के ऊपर अनुस्वार आएगा ही आएगा। लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है मतलब समझने की कोशिश करते हैं। पहले वाला जो म होता है, जो मैं होता है, इसको इंग्लिश में आई बोला जाता है और ये हमारा सर्वनाम होता है। सर्वनाम जो हम संज्ञा के रिप्लेसमेंट में लगाते हैं। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो वहां पर मैं पे 2 मात्राएं लगाऊंगा और बिंदी तो दोनों में लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा सर्वनाम का काम करता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, ये जो में यूज करा है ये मैंने एज अ प्रीपोजिशन यूज करा है। तो प्रीपोजिशन में सिंगल मात्रा आएगी और बिंदी आएगी, और जो हमारा सर्वनाम होगा उसमें डबल मात्रा आती है। मैं सहारनपुर में रहता हूं, तो पहले वाले में मैं आ गया और बिंदी आएगी 2 मात्रा के साथ, और सहारनपुर में जब मैंने बोला तो उसमें मैंने प्रीपोजिशन का यूज किया, तो वहां पर हम सिंगल मात्रा लगाते हैं। तो ये भी इस तरह के भी शब्दों में छात्रों को कंफ्यूजन रहती है आमतौर पर। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमारे हिंदी की नॉलेज में काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं, खासकर शॉर्ट हैंड के साथियों के लिए। अब जब भी आप मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह के मिस्टेक्स दोबारा नहीं करेंगे और अपनी शॉर्ट हैंड को बेहतर बना पाएंगे। इससे अगले पार्ट में हम विराम चिन्हों का सही प्रयोग कैसे किया जाए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको HD वॉइस में डिक्टेशंस प्रोवाइड होंगी। डेली हम संपादकीय डिक्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। रामधारी गुप्ता खंड 1 और 2 की भी डिक्टेशंस आपको HD वॉइस में वहां पर मिल जाएंगी। आप उन सबको जरूर देखें। प्लस अगर आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड किसी प्रकार से नहीं बढ़ पा रही है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं ऊपर आई बटन पर डाल दूंगा या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।